खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। अ, बहुत दिनों से मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया वीडियो। उसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी। आई जस्ट थॉट कि यार कोई थोड़ा सा अपने आप को टाइम भी देना चाहिए टू डू अदर थिंग्स। जस्ट सिटिंग एंड रिलैक्सिंग आई थिंक इज़ गुड इनफ समटाइम्स। तो वो भी मैंने किया। अ, अब आई एम बैक। तो मैंने कहा एक नए टॉपिक से बात की जाए, क्योंकि अभी तक जो हम पार्टीशन ऑफ पंजाब, पार्टीशन ऑफ इंडिया, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, जमीयत उलमा हिंद, हिंदू महासभा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आरएसएस, इसका बार बार जिक्र हुआ है। तो ये तो है हमारी है रीसेंट हिस्ट्री। लेकिन क्या हिस्ट्री में कोई थेरीज हैं समझने के लिए कि व्हाट इज़ हिस्ट्री? तो मैंने सोचा कि आज जो मेन थेरीज ऑफ हिस्ट्री है ना, वो पेश की जाए। वाई डू वी नीड थेरीज ऑफ हिस्ट्री? थेरी क्या होती है? एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द की एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एंड वाई थिंग्स हैपन, उसे कहते हैं थेरी। ठीक है। मतलब एक वैसे आर्गुमेंट की जा सकती है कि कोई हिस्ट्री नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं है हिस्ट्री का, बस जो हो रहा है एवरी डे वो ही होता है, हर मौके पे होता है, और ऐसे ही एक के बाद एक कोई ना कोई बात बन जाती है। एक तो ये अप्रोच है। लेकिन द ह्यूमन माइंड इज ट्रेन टू थिंक कि नहीं यार, जो कुछ हो रहा है इसमें कोई तो रीज़न होगा, कुछ तो रैशनल एक्सप्लेनेशन होगी। हाँ जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेन थेरीज है ना, इसके मुतल्लिक द थेरीज ऑफ हिस्ट्री, एक तो है वी नीड टू नो द पास्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर एंड मे बी टू फाइंड आवर वे इन द फ्यूचर। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन लोग कहते हैं हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं होती, एक दफ़ा जो चीज़ हो जाती है वो दोबारा नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ। सो ऑल दीज थिंग्स यू वुड फाइंड हैविंग सम philosophical background. So, I thought I'll present briefly, quickly, the theories of history. मसलन एक बात है थियरीज ऑफ हिस्ट्री से पहले, जब इंसान जो हैं तकरीबन जानवर की हालत में नेचुरल सोसाइटी में रहते थे, ये जो आज हमने कपड़े पहने हुए हैं, एक हिस्ट्री है, एक रिलीजन लोगों का होता है, सोशल ऑर्डर होता है, ये पहले नहीं था। इनिशियली इफ़ यू लुक एट एवोल्यूशन या वट एवर अदर थियरी, तो इट ऑल स्टार्टेड इन अ वेरी सिंपल वे, और वो थी नेचुरल कंडीशंस में ह्यूमन सोसाइटीज़ रहती थीं। हर दिन एक जंग होती थी ज़िंदा रहने के लिए। खाना कहाँ से आएगा? फल को तोड़ के, जानवरों को मार के। फिर इंसानों ने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए देखा कि फसलें आती हैं, चली जाती हैं, कुछ चीज़ खाने से आदमी की भूख मरती है, विटामिन्स मिलते हैं, यू नो ऑल दैट। तो वहाँ से फिर एक आइडिया ऑफ एग्रीकल्चर आया। एग्रीकल्चर के साथ प्रोडक्शन का लेवल बढ़ गया। जहाँ प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाता है, वहाँ ही सोसाइटी के अंदर एक क्वेश्चन ऑफ अनइक्वल शेयरिंग हो जाता है। हाँ जी। तो आप कह सकते हैं हिस्ट्री में एक ये प्रॉब्लम भी है, हु डिजर्व्स व्हाट एंड व्हाई। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सब चीज़ों को आप जेहन में रखें एज आई गो थ्रू वन बाय वन द मेन थियरीज। सबसे मशहूर थियरी जो है वो तो है द ग्रेट गॉड थियरी। जैसे कि ये बाइबल और कुरान शरीफ के अंदर ये है कि अल्लाह ने या गॉड ने वटेवर 7 दिन में या 6 दिन में ये दुनिया बनाई, और उसके ऊपर हर जानवर, हर ह्यूमन बींग्स के
जोड़े ज़मीन पे डाले। यू नो द स्टोरी ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन, के इंसान जो है वो तो एक बहुत और तरीके से रहते थे, फिर टेम्पटेशन हुई, इवन जो है वो टेम्प्ट हुई, और उस टेम्पटेशन की वजह से उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया ऑन टू दिस अर्थ। अच्छा, इस जो है ना द ग्रेट गॉड थ्योरी, वो ये है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, जूडाइज़म हो, और भी जितनी रिलीजन्स हैं, उनकी एक बिगिनिंग है, द क्रिएशन मिथ कह सकते हैं आप, और एक है टीलियोलॉजी, यानी देर इज़ अ डायरेक्शन इन विच थिंग्स विल गो, एंड एट वन टाइम दैट इज़ द एंड। तो ये ग्रेट गॉड थ्योरी जो है ना, वो उसकी एक बिब्लिकल कुरानिक बुनियाद है। हिंदुओं के अंदर इस तरह सेंस ऑफ हिस्ट्री मैंने पढ़ा है, डॉक्टर डी कोसाम्बी बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं के अंदर सिक्लिकल आइडिया ऑफ हिस्ट्री है। कभी द गुड पीरियड कम्स, देन द सोसाइटी डिजेनरेट्स, कली युग, फिर कली युग ख़त्म होता है और एक एक बेहतर सोसाइटी आती है, फिर उसमें करप्शन आती है, एंड दिस सर्कल कीप्स ऑन गोइंग। सिमिलरली द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, you are born once, you are born several times, until one day your soul disconnects from earth and joins the universal spirit। इस किस्म की बातें हिंदुज़म में है। लेकिन जो ग्रेट गॉड थ्योरी अब्राहमिक रिलीजन्स की है, इट स्टार्ट्स विथ दिस क्रिएशन मिथ और बिलीफ कहना चाहिए, एंड इट प्रोजेक्ट्स एन अल्टीमेट एंड। क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम का बहुत उसका जोर है डूम्सडे का। ओके, द सेकंड थ्योरी इज द ग्रेट मैन थ्योरी। टॉमस कार्लाइल, द स्कॉटिश फिलोसफर, उसने इस आइडिया को दिया कि हिस्ट्री जो है ना, उसके अंदर कुछ ग्रेट ह्यूमन बींग्स हैं जिनके एक्शन से हिस्ट्री बनती है। ग्रेट ह्यूमन बींग्स कैन बी एनी वन, इट कैन बी प्रॉफिट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा, हाँ जी, इट कैन बी सीजर, इट कैन बी Alexander the Great. All these are great men whose presence on earth changes the course of history. हिटलर भी उसमें आ जाता है फॉर द बैड पार्ट ऑफ इट। महात्मा गांधी उसमें आ जाते हैं, हाँ जी, जिनकी वजह से दुनिया में नई चीज़ें आई, नए कानून आए, नई सोच आई। तो दिस इज़ द ग्रेट मैन थ्योरी। टॉमस कार्लाइल, द स्कॉटिश फिलोसफर, उसकी किताब ही कुछ ऐसे है, द हीरोज़, पता नहीं मेकिंग हिस्ट्री, ऐसी कुछ है, मैंने अपनी जिनाली किताब में रेफ़र भी किया है। द थर्ड इज़ द ग्रेट माइंड थ्योरी। हाँ, ये भी एक थ्योरी है। एक तो है ना ग्रेट मैन थ्योरी, एक है द ग्रेट माइंड थ्योरी, के कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी कैपेसिटी सोचने की इतनी प्रोफाउंड और इतनी, वो क्या कहते हैं, फोरसाइटेड होती है कि उनकी आइडियाज़ जो हैं वो दुनिया को चेंज करते हैं। प्लेटो कैन बी वन, एरिस्टोटल, यू नेम देम, और कई ऐसे आपको ग्रेट थिंकर्स आ जाएंगे, कार्ल मार्क्स। कुछ लोग जो हैं मैकियावेली को भी मानते हैं कि उसने हिस्ट्री का डायरेक्शन बदला मेडिवल फ्यूडलिज्म के बाद उसकी जो सोच है कि ये सारी जो है ना मॉरल कंसर्न्स आर यूजलेस, द मेन थिंग इज़ हाउ टू ऑर्गेनाइज अ फंक्शनिंग सोसाइटी ऑन अर्थ। और ये आइडिया कहा जाता है, जो पॉलिटिकल साइंस की रियलिज्म की थ्योरी है, वहाँ से आती है। द थर्ड इज़, ये सारी एक दूसरे से कनेक्ट भी होती हैं। हाँ, एक और थ्योरी है द बेस्ट पीपल थ्योरी, कि कुछ कौमें, कुछ नेशंस, कुछ रेसेस दूसरों से सुपीरियर होती हैं और
हिस्ट्री में वो ही लीड करती हैं सोसाइटी के डायरेक्शन को। द एरियन थ्योरी जो है हिटलर की, उसमें से है जब यूरोपियंस ने एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को काबू में किया तो वहाँ से द वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी आई कि हमारी वजह से जो मॉडर्न सिविलाइजेशन आ रही है और वी हैव टू ब्रिंग इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक और किस्म की थ्योरी है। फिर है द ह्यूमन नेचर थ्योरी। द ह्यूमन नेचर थ्योरी में होता है कि इंसानों की फिक्स नेचर है, यानी इकोनॉमिक्स में जो है एडम स्मिथ की जो थ्योरी है दैट वी आर ऑल नेसेसरीली सेल्फिश, वी ऑल सीक आवर बेस्ट इंटरेस्ट, और अगर इफ दिस इज सो तो कानून ऐसे बनाए जाएं कि एवरीबॉडी शुड बी फ्री टू परसू देयर सेल्फिश इंटरेस्ट्स एज लॉन्ग एज एवरीबॉडी हैज़ एन इक्वल चांस। इस किस्म की बातें हैं। लॉज में डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। सो कैपिटलिज्म ग्रोज आउट ऑफ इट कि यार ये सोशलिज्म की बात कि हर ह्यूमन बीइंग इक्वल होता है, होना चाहिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें एलीट थ्योरी भी आ जाती है। वंस अगेन मैकियावेली वो कहता है कि हर सोसाइटी में एक एलीट होती है। कुछ एलीट्स नेचुरल बॉर्न होती हैं जिसका जिक्र ग्रीक फिलोसफर्स ने किया। हाँ जी, प्लेटो ने तो कहा कि उसको पैदा भी करना चाहिए थ्रू स्पेशल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ एथेंस एंड सो ऑन। तो ये जो है ना ह्यूमन नेचर कि कुछ लोगों ने तो लीड करना है, लिहाजा there will always be those who are better than others and people are selfish. Basically people are selfish. इसकी एक बरक्स थ्योरी भी हो सकती है that human beings are altruistic, यानी वो selfish नहीं है, वो एक दूसरे से मिलके ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी एक सोच है कि दुनिया में जो चेंजेस आए हैं पॉजिटिव, वो राइवलरी और वॉरफेयर से नहीं आए बल्कि कोऑपरेशन से आए हैं। इस पर बड़ी बड़ी किताबें आप पढ़ सकते हैं। बट आज तो मैंने सोचा कि क्योंकि हम वी आर ऑलवेज इनटू द पास्ट एंड वी वाई आर वी स्टडिंग दैम, ओके वी आर स्टडिंग ओनली द रीसेंट पास्ट। लेकिन मैं मेडिवल पीरियड में भी गया, पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने और भी पीछे में गया था। तो आई एम मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसके बाद आ जाती है मटीरियलिस्ट थ्योरीज ऑफ हिस्ट्री के जो सोशियोलॉजी ऑफ थ्योरी ऑफ हिस्ट्री आप कह सकते हैं। द ग्रेट अरब थिंकर इब्ने खल्दून की एक थ्योरी थी कि होता ये है कि एक इलाके में जो शहरी लोग हैं वो शुरू में बिल्कुल वो ट्राइब्स होती हैं, वाइल्ड ट्राइब्स, लेकिन वो एक इलाके को कैप्चर करके कॉन्कर करके वहाँ पे शहरी ज़िंदगी बसर करते हैं। ओवर अ फ्यू जनरेशंस द पीपल बिकम रिलैक्स्ड एंड उनमें जो वॉरलाइक इंस्टिंक्ट होता है वो कम हो जाता है, वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाते हैं। मगर जो बाकी ट्राइब्स होती हैं बाहर, वो अभी तक उनमें वही प्रिमिटिव अर्ज टू कॉन्कर होता है। तो वो फिर हमला करती हैं और जो ये सिविलाइज लोग हैं इनको डिफीट कर देती हैं, और फिर उनकी वो एक नई एक साइकिल चलती है। फिर वो दे बिकम द रूलर्स ओवर अ फ्यू जनरेशन, फ्यू सेंचुरीज, दे रिलैक्स because of the comfort and luxury and all, and somebody who's primitive then comes and conquers them. So the cycle goes on. इब्ने खुल्दून ने कहा कि इस्लामिक थ्योरी भी इसी तरह समझनी चाहिए कि इस तरह जो प्रिमिटिव अरब थे उन्होंने उस ज़माने की एडवांस सिविलाइजेशन, पर्शियन और ईस्टर्न बेजेंटियन, ये सारी को डिफीट किया।
बाद में अरब भी जो हैं वो रिलैक्स कर गए, तो फिर तुर्क आ गए और ये और वो। हम इंडिया में भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि भूख नंग इतनी नहीं थी, एनीबॉडी हु केम हेयर सेटल्ड कुड लीड अ रिलैक्स लाइफ। तो ये रिलैक्सेशन जो है उसने ये जंगजू जो है ना इंस्टिंक्ट इसको ज़रा कमज़ोर कर दिया। तो ये सेंट्रल एशिया से कॉन्कर आए और उन्होंने कॉन्कर किया, और फिर देखे वो जो आए उन्होंने एक दूसरे के साथ भी जंग की। दिस वी फॉरगेट। हम हिंदू मुस्लिम तरीके से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि वो क्या है यार, इब्राहिम लोदी को डिफीट किया बाबर ने, और बाबर के ने जो है वो मुग़ल एम्पायर बनाई। फिर मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो गई तो इधर से मरहठास, नीचे से सिख और उधर से अफ़गान आ गए, तो उनका दौर आया। उसके बाद द ब्रिटिश केम एंड दे टुक ओवर इंडिया। तो आप कह सकते हैं कि इफ़ यू आर टू रिलैक्स्ड तो वॉर लाइक पीपल जो होते हैं उनमें अभी भी कॉन्कर करने का, ये करने का बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होता है। इवन यू कैन से द यूरोपियंस वर वेरी सिविलाइज्ड, लेकिन यूरोपियन कंडीशन ज़िंदगी की बहुत टफ थी। ये तो जब सेंट्रल हीटिंग आई है और ये आया, उनका ज़िंदगी का तर्ज ज़रा बेहतर हुआ है। मैं गया 1975 में इंग्लैंड, तो आई वॉज शॉक्ड कि लोगों के घरों में अभी भी हीटिंग नहीं थी। पैसे डालते थे तो हीटिंग होती थी। इमेजिन अ रियल कोल्ड यूरोपियन स्नो बाउंड विंटर, हाउ टफ इट मस्ट हैव बीन। मगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट और हमारे इलाकों में ज़िंदगी ज़्यादा आसान थी। यहाँ पे एक और थियरी आई जो फ्रेडरिक क्या कहते हैं यार, हेगल के नाम से मशहूर है। हेगल ने अपनी तरफ से तो कहा कि मैं एरिस्टोटल की तरह साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूँगा दुनिया, लेकिन मेरी और मैंने देखा और लोगों का भी ख्याल है कि बेसिकली प्लेटो से, एक आइडियलिस्ट फलसफे से वो ज़्यादा इम्प्रेस थे दैन विद द मोर मटीरियलिस्ट एरिस्टोटल। हाउ? हेगल का ख्याल है कि दुनिया में वाकई एक डायरेक्शन में सोसाइटी चल रही है। सो वी कैन से ही ब्रिंग्स बैक द आइडिया ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल आइडिया। वो कहते हैं एक यूनिवर्सल आइडिया है जो मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस में जाता है और उसमें वो सिविलाइजेशन उसे अडॉप्ट कर लेती है और वो आगे बढ़ती है उस आइडिया की बुनियाद पे, और इस तरह ये तब्दीलियाँ आती हैं। सो आइडियाज़ चेंज्ड societies and the idea is a universal one. It is always seeking कि कांस्टेंट कुछ रहे, कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और कुछ उनकी कॉम्बिनेशन बने जिससे फिर आगे चीज़ चले। इसे कहते हैं द डायलेक्टिकल मेथड। लेकिन हेगल ने डायलेक्टिक्स में मटीरियलिस्ट फोर्सेस नहीं, यानी एक्सप्लॉइटिंग क्लास एंड एक्सप्लॉइटेड क्लास, बल्कि रैशनल आइडिया किसके पास है। तो उसका ख्याल था कि द जर्मन पीपल आर डेस्टिन्ड टू लीड द वर्ल्ड फॉरवर्ड। उसके ज़हन में भी एक फाइनल स्टेज है, और वो क्या है? द नेशनल स्टेट। उस नेशनल स्टेट में वो कहता है कि वो रीज़न पे बेस्ड होगी। उसमें एक जो नेशनल स्टेट है वो कॉमन गुड भी उसके अंदर होगा, उसके अंदर इंडिविजुअल सेल्फिशनेस भी होगी, और उसके अंदर क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी भी है जो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आगे चलेगी। फाइनली आई वुड से द फेमस स्कूल ऑफ हिस्ट्री इज़ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा कि एक्चुअली दुनिया में जो तब्दीली आती है ना आइडिया से आती है, नो बिकॉज ऑफ गॉड, नो बिकॉज ऑफ अ ग्रेट मैन और ग्रेट माइंड,
बट फॉर मटीरियल रीजंस के पीपल प्रोड्यूस देयर गुड्स, और उस प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी में हमेशा इम्प्रूवमेंट होती है. जब इम्प्रूवमेंट हो जाती है तो उसका असर सोशल रिलेशंस पे भी पड़ता है. कुछ लोग ओनर्स होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं. यानी दिस कैन बी slave owners and slaves, feudal lords and serfs, and under capitalism, the capitalist and the proletariat और डेली वेजेस का जो वर्कर है. इनमें ये मिल के एक सिस्टम बनाते हैं, लेकिन इनमें क्योंकि टेंशन होती है, दोनों के इंटरेस्ट नहीं मिलते, तो सोसाइटी के अंदर एक डायनामिक होता है चेंज होने का, एंड इट चेंजेस. मार्क्सिज्म पे भी कहा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स ने जिस तरीके से बात की, लगता था कि उसमें भी एक फाइनल डायरेक्शन है. फाइनल डायरेक्शन क्या है कि एक दौर आएगा कि थ्रू टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स विल प्रोड्यूस सो मच कि उनकी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी. तो फिर ना स्टेट जिसके पास डंडा होता है, ना पुलिस, ना लॉज की ज़रूरत होगी. हर बंदा आज़ाद हो जाएगा. सिर्फ एक लेजेंड क्लास आज़ाद नहीं होगी. एवरीबॉडी विल बी फ्री, एंड व्हेन एवरीबॉडी विल बी फ्री, there will be no need for borders, there would be no need for uh, denying some people their rights. So it will be a case of perfect harmony आप कह सकते हैं. लेकिन फाइनली अब हमको समझ आ रही है कि ये सारी जो प्रोजेक्शंस अबाउट द फ्यूचर है ना, वो उस तरह नहीं नज़र आती जैसे बात. इतनी तो समझ आती है कि ये हम वी हैव एंटर्ड इनटू द मॉडर्न पीरियड. कुछ तो उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म की बात भी करते हैं. आई कंसिडर दैट अ वेस्ट ऑफ टाइम. अभी तो बहुत ज़्यादा दुनिया ने मॉडर्न होना है. डेमोक्रेसी इज़ पार्ट ऑफ द मॉडर्न रैशनल सिस्टम. वो पूरी दुनिया में आनी है. उसके बाद क्या हमेशा के लिए जंग ख़त्म हो जाएगी, क्या जेलसीज ख़त्म हो जाएंगी, या ये डिवीजन्स चलती रहेंगी. देखें ना, अब एक ज़माने में रूस और अमेरिका का कोल्ड वॉर था. रूस अब यूक्रेन में है इन्वॉल्व, एंड द अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम डाउन थ्रू नेटो एंड अदर्स. लेकिन जो मेन राइजिंग पावर है वो तो चाइना है, एंड अमेरिकन्स आर मोर वरिड अबाउट द चाइनीज़. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रूव के हिस्ट्री में कोई डायरेक्शन नहीं है. अलबत्ता एट ऑल पॉइंट्स यू हैव टू लुक एट कि नई चेंजेस क्या आ रही हैं और क्या डायरेक्शन बन रहा है. देयर इज़ नो अल्टीमेट डायरेक्शन. इन अ बिलियन ईयर्स में बी दिस होल अर्थ एंड एवरीथिंग would end in several billion years. But society will keep on experimenting, changing. There will be one step forward, two step backwards. जंगें होंगी और कोशिश होगी हमारे जैसे लोगों की कि जंग ना हो, अमन हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, और वो मुआशरा जो है वो ज़्यादा लास्ट करे. क्या वो होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो. लेकिन ये आप सब देख लें. आई थॉट कि ये सारी चीज़ों आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि व्हेन आई एक्सप्लेन थिंग्स मेरे जहन में ये सब आइडियाज़ होते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आई हैव इन माइंड, एंड व्हेन यू रीड सम अदर बुक्स and study history and the past, ancient civilizations, you will find all these things part of the human condition. So, dosto, thank you very much. I thought this was an important topic to talk about.